केमिस्ट्री क्लास 12 के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बिलेन चैप्टर का द्रवों का वाष्प दाब और राउल्ट का नियम बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी द्रव का वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है? देखिए, हमने यहाँ पर हेडिंग डाला है द्रवों का वाष्प दाब। द्रव के वाष्प दाब के ठीक नीचे हमने दो फिगर बनाया है। इस फिगर में एक पहला फिगर जो बनाया गया है, जो पहला चित्र बनाया गया है, इस चित्र में एक पात्र ले लिया गया है और इस पात्र में एक द्रव भर दिया गया है और ऊपर इसमें दिखाया गया है कि जब द्रव भरा गया है तो द्रव के कण स्वतः ही अपने पृष्ठ को छोड़कर वायुमंडल में मिलते रहते हैं, अर्थात वायुमंडल में जाते रहते हैं। अर्थात जब किसी द्रव को किसी खुले पात्र में रखा जाता है तो द्रव के कण अपने पृष्ठ को छोड़ करके वायुमंडल में वाष्पित होने लगते हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया को वाष्पन की प्रक्रिया कहा जाता है। अब एक चित्र हमने और दिखाया है। इस चित्र में इस पात्र का मुख ऊपर से बंद कर दिया गया है, तो यही प्रक्रिया यहाँ भी होगी कि इस पात्र के नीचे पात्र में भरा हुआ है द्रव, इस पात्र में द्रव भरा हुआ है। अब द्रव के कण द्रव के पृष्ठ को छोड़ करके ऊपर उठने लगेंगे और द्रव पात्र के ऊपरी भाग में जा करके एकत्रित होने लगेंगे। पात्र के ऊपरी भाग में जा करके वाष्प के रूप में एकत्रित होने लगेंगे। हम देखते हैं कि द्रव के कण द्रव के पृष्ठ को छोड़कर पात्र के ऊपरी भाग में वाष्प के रूप में एकत्रित होते रहते हैं, जिससे प्रारंभ में पात्र के ऊपरी भाग में वाष्प की सांद्रता कम होती है, अर्थात वाष्प कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वाष्प की मात्रा यहाँ पर बढ़ती जाती है और जब वाष्प की मात्रा यहाँ बढ़ जाती है तो वाष्प के कण आपस में मिल करके पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित होकर के इस द्रव में गिरने लगते हैं। अर्थात यहाँ पर दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक, जब द्रव के कण द्रव के पृष्ठ को छोड़ करके वाष्प में बदलते हैं, अर्थात वाष्पन की प्रक्रिया होती है, और जब वाष्प के कण आपस में मिल करके द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और पात्र में गिरने लगते हैं, अर्थात द्रवण की प्रक्रिया होती है। तो इस समय वाष्पन और द्रवण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होने लगती हैं। जब वाष्पन और द्रवण की प्रक्रिया एक साथ होती हैं तो प्रारंभ में वाष्पन की प्रक्रिया तीव्र होती है, वाष्पन की प्रक्रिया तीव्र होती है, द्रवण की प्रक्रिया मंद गति से होती है। किंतु जैसे जैसे वाष्प पात्र के ऊपरी भाग में एकत्रित होने लगते हैं वाष्पन की प्रक्रिया भी बढ़ने लगती है और एक अवस्था ऐसी आती है वाष्पन और द्रवण के मध्य साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मान लीजिए द्रव है, द्रव और द्रव परिवर्तित हो गया किसमें? वाष्प में, वाष्प में परिवर्तित हो गया। यही वाष्प ऊपर एकत्रित हो रहा है और यही अर्थात जब द्रव वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया तो यहाँ पर आपकी प्रक्रिया हुई वाष्पन, वाष्पन की प्रक्रिया होती है। और वही जब वाष्प पुनः मिल करके द्रव के रूप में परिवर्तित होती है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को बोलते हैं हम द्रवण। इसे द्रवण की प्रक्रिया कहा जाता है। अर्थात वाष्पन और द्रवण दोनों एक साथ होने लगता है। प्रारंभ में हमने बताया कि प्रारंभ में वाष्पन की प्रक्रिया तीव्र होती है, द्रवण की प्रक्रिया मंद गति से होती है, क्योंकि जब पात्र में द्रव लिया गया था, सिर्फ जब पात्र में द्रव लिया गया था तो यहाँ पर वाष्पन हो रहा था ऊपरी भाग में, पात्र के ऊपरी भाग में वाष्प नहीं था, इसलिए प्रारंभ में वाष्पन तीव्र गति से होता है। जैसे जैसे पात्र के ऊपरी भाग में वाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है वाष्पन की प्रक्रिया मंद होती जाती है और द्रवण की प्रक्रिया तीव्र होती जाती है और एक अवस्था ऐसी आती है कि द्रवण और वाष्पन के मध्य अर्थात द्रव और वाष्प के मध्य साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। इसी अवस्था पर इस वाष्प के द्वारा द्रव के ऊपर लगाया गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अर्थात हमने परिभाषा लिखा है, यहाँ पर परिभाषा लिखी गई है, देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य, यही हमने बताया, किसी ताप पर द्रव और उसके वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में जो वाष्प का दाब द्रव पर लगाया जाता है वही उसका वाष्प दाब कहलाता है। फिर समझिए, जब किसी
बंद पात्र में कोई द्रव रखा जाता है तो वो धीरे धीरे द्रव के कण वाष्पित होकर के पात्र के ऊपरी भाग में एकत्रित होते रहते हैं जिससे पात्र के ऊपरी भाग में वाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है। वाष्प की मात्रा बढ़ते रहने के कारण द्रवण वाष्पन की प्रक्रिया मंद गति से होने लगती है। जब वाष्प की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो वाष्प के कण आपस में मिल करके द्रव के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं, अर्थात द्रवण की प्रक्रिया होने लगती है और वाष्पन की प्रक्रिया मंद गति से होने लगती है, द्रवण की प्रक्रिया बढ़ती जाती है और एक अवस्था ऐसी आती है कि वाष्पन और द्रवण के मध्य साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है और इसी अवस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव के ऊपर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अर्थात हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब आपको पढ़ना है अवाष्पशील विलयनों द्वारा वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन क्या है, किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई शुद्ध विलायक होता है, किसी द्रव शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाता है, कोई द्रव विलायक है, उस द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अर्थात किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर उस विलायक के वाष्प दाब में हुई कमी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। मान लीजिए कोई एक पात्र है, इस पात्र में कोई शुद्ध विलायक रखा गया है, इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कुछ भी है, मान लीजिए इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 1.17 है, इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 1.17 है। अब इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ जैसे मान लीजिए ग्लूकोज घोल दिया गया है, C6H12O6 घोल दिया गया है। अब इसका वाष्प दाब घट जाता है, मान लीजिए 1 हो जाता है, क्योंकि घोल देंगे तो ये बन जाएगा विलेन और विलेन का वाष्प दाब मान लीजिए कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो जब विलेय पदार्थ तथा ग्लूकोज घोला नहीं गया था तब उसका वाष्प दाब था 1.17। अब इसमें विलेय पदार्थ तथा ग्लूकोज घोल करके इसका विलयन बना लिया गया है। अब इसका वाष्प दाब हो गया है कितना, 1 अर्थात 1 हो गया है। अब 1.17 में से 1 को माइनस करेंगे, आपका बचेगा 0.17, यही वाष्प दाब का अवनमन कहलाएगा। अर्थात किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोल देने पर उसके वाष्प दाब में हुई समग्र कमी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। फिर से परिभाषित करेंगे, हमने परिभाषा यहाँ पर लिखा है, लिख करके बता देते हैं। यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, मान लीजिए वो एक शुद्ध विलायक है, इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान रहे हैं हम कितना है, P0 है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब अर्थात विलेय पदार्थ घोल देने पर विलयन बन गया और विलयन का वाष्प दाब हम मान रहे हैं कि PS है। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS। देख लीजिए वाष्प दाब का अवनमन क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS, और इसी को बटे हम P0 कर देते हैं तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अर्थात यदि हम फिर से परिभाषा अच्छी तरीके से समझिए, यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दें तो उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और इसी हुई कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब PS है, यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब PS है तो P0 माइनस PS वाष्प दाब का अवनमन और P0 माइनस PS बाई P0 वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। फिर से समझिए, यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब PS है तो P0 माइनस PS वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और P0 माइनस PS बाई P0 वाष्प दाब का अवनमन और P0 माइनस PS बाई
P0 वह दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अब यहीं से पढ़ेंगे हम राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम कहते किसे हैं? राउल्ट का नियम जानने के लिए आपको 2-3 मुख्य पॉइंट बहुत जरूरी है जानना। वाह दाब का आपेक्षिक अवनमन और विलय का मोल प्रभाज। हमने मोल प्रभाज पिछले भाग में बताया है। वाह दाब का आपेक्षिक अवनमन अभी हमने बताया। वाह दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है P0 - PS/P0 और विलय का मोल प्रभाज बराबर होता है n/n प्लस N, अर्थात विलय का मोल प्रभाज बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यही हमने बताया यहाँ पर। देखिए P0 - PS/P0 वाह दाब का आपेक्षिक अवनमन और फिर n/n प्लस N विलय का मोल प्रभाज। इस तरीके से राउल्ट का नियम क्या हो जाएगा आपका कि वाह दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर हमने यही लिखा है P0 - PS/P0 ये क्या है? ये वाह दाब का आपेक्षिक अवनमन है और n/n प्लस N क्या है? विलय का मोल प्रभाज है। इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाया है, अर्थात वाह दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है। पूर्ण परिभाषा फिर से समझिए। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। फिर से समझिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय का मोल प्रभाज के बराबर होता है, अर्थात P0 - PS/P0 इक्वल टू n/n प्लस N, जहाँ P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। PS विलयन का वाष्प दाब है और n क्या है? n विलय का मोल प्रभाज, मोलों की संख्या है। n क्या है? विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। यहाँ लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या है। आगे आपको पढ़ना है राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट का नियम क्या है बता दिया गया। राउल्ट का नियम की सीमाएं अर्थात किस प्रकार के विलयन के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है, कौन कौन से विलयन के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है, यही आप लोगों को यहाँ पर जानना है। सबसे पहले ये जानिए, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्यों के तन विलयनों के लिए लागू होता है, सांद्र विलयन के लिए राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। सबसे पहले जानिए, अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य का तन विलयन मतलब कि ऐसा विलयन जिसमें विलय, ऐसा विलय घुला हो जो अवाष्पशील हो, अर्थात जिसे गर्म करने पर वो वाष्पित ना होता हो, और अनपघट्य हो अर्थात जिसको घोलने पर वो आयनों में टूटता ना हो, और तन विलयन हो। तन विलयन का मतलब क्या हो कि विलयन में विलय की सांद्रता बहुत ही कम हो। तो पहला राउल्ट के नियम की पहली सीमा क्या है कि राउल्ट का नियम ऐसे विलयनों के लिए लागू होता है जिस विलयन में विलय अवाष्पशील हो, अनपघट्य हो और तन विलयन हो। अर्थात हम कह सकते हैं राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्यों के तन विलयनों के लिए लागू होता है, सांद्र विलयनों के लिए नहीं लागू होता है। अगला, राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो केवल विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। अर्थात हम राउल्ट का नियम का प्रयोग, राउल्ट के नियम का प्रयोग हम सिर्फ उस विलयन के लिए कर सकते हैं जिसमें विलय और विलायक आपस में अभिक्रिया ना करते हों। राउल्ट का नियम केवल दूसरी सीमा,
राउल्ट का नियम केवल हम उस विलयनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं जिसमें विलीय और विलायक आपस में कोई अभिक्रिया ना करते हों। तीसरा, राउल्ट का नियम वैद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयों के लिए लागू नहीं होता है, अर्थात कोई ऐसा विलयन बनाया गया है जिसमें विलीय पदार्थ जो घोला गया हो वो विलीय पदार्थ घुलित हो करके अपघटित हो गया अर्थात टूट गया हो, अर्थात सिर्फ राउल्ट का नियम केवल वैद्युत अनपघट्यों के लिए लागू होता है। दूसरा बता दिया गया। तीसरा देखिए, राउल्ट का नियम वैद्युत अनपघट्यों के विलयों के लिए लागू होता है। अगला, जो पदार्थ, चौथा राउल्ट के नियम की चौथी सीमा है, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। फिर समझिए, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो चार राउल्ट के नियम की चार सीमाएं। पहली सीमा हमने बताई थी वैद्युत अनपघट्यों के तन विलयनों के लिए लागू होता है। दूसरी सीमा हमने बताई थी राउल्ट का नियम केवल उन विलयन के लिए राउल्ट का नियम केवल उन विलयनों के लिए लागू होता है जिन विलयन में विलीय और विलायक आपस में क्रिया नहीं करते हैं। तीसरी सीमा हमने बताई राउल्ट का नियम वैद्युत अपघट्यों के विलयों पर लागू नहीं होता है। चौथी सीमा हमने बताई जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। अगला पढ़ना है आपको राउल्ट के नियम द्वारा अवाष्पशील पदार्थों के अणुभारों की गणना। राउल्ट के नियम द्वारा अवाष्पशील पदार्थों के अणुभार की गणना हम कैसे करते हैं? हम जानते हैं राउल्ट का नियम कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट के नियम द्वारा अवाष्पशील पदार्थों के अणुभार की गणना, अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार कैसे निकालेंगे, इसी राउल्ट के नियम से हम गणना करेंगे। राउल्ट का नियम हम जानते हैं कि P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N, अर्थात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। चूंकि हम जानते हैं कि विलेय का मोल प्रभाज स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जहाँ स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या होती है। और स्मॉल n अर्थात विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का ग्राम में भार स्मॉल w, विलेय का अणुभार स्मॉल m। इसी प्रकार से विलायक के मोलों की संख्या इस कैपिटल N बराबर विलायक का ग्राम में भार कैपिटल W बटे विलायक का अणुभार कैपिटल M। इस तरीके से स्मॉल n का मान क्या हमने बताया, स्मॉल w बाई स्मॉल m। कैपिटल N का मान हमने बताया कैपिटल W बाई कैपिटल M। स्मॉल n का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा स्मॉल w बाई स्मॉल m, और फिर स्मॉल n का मान यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा स्मॉल w बाई स्मॉल m। फिर कैपिटल N का मान यहाँ रख देंगे, कैपिटल N का मान यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा कैपिटल W बाई कैपिटल M। एक समीकरण आपका बन गया, अर्थात क्या बन गया आपका, P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m बटे स्मॉल w बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल W बाई कैपिटल M। चूंकि हमने हमने बताया राउल्ट के नियम की सीमाएं में, चूंकि राउल्ट का नियम तन विलयनों के लिए लागू होता है, तो तन विलयन का मतलब क्या हुआ कि विलायक की अपेक्षा विलेय का मोलों की संख्या बहुत ही कम हो, अर्थात स्मॉल n का मान कैपिटल N की अपेक्षा बहुत कम हो, अर्थात स्मॉल n का मान बहुत कम है किसकी अपेक्षा, कैपिटल N की अपेक्षा। कैपिटल N की अपेक्षा स्मॉल n का मान बहुत ही कम होगा। तो हम मान सकते हैं, हमने यही लिखा भी है यहाँ पर कि तन विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N की तुलना में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। जब बहुत कम होती है तो कैपिटल N में स्मॉल n को हम जोड़ेंगे तो ना के बराबर अंतर आएगा, इसलिए स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर हमने लिख दिया यहाँ पर कैपिटल N, और यही स्मॉल n प्लस कैपिटल N के स्थान पर हम लिख सकते हैं सिर्फ कैपिटल N। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू स्मॉल n बाई कैपिटल N। ये तन विलयन के लिए, तन विलयन का मतलब ही होता है कि विलयन में विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम है, किसकी अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा। विलायक के मोलों की अपेक्षा
विलय के मोलों की संख्या बहुत कम है, अर्थात स्मॉल एन का मान बहुत कम है कैपिटल एन की अपेक्षा, इसलिए हमने एक स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर कैपिटल एन लिख दिया, यहीं का मान हमने कैपिटल एन लिख दिया। इस तरीके से हो गया पी जीरो माइनस पी एस बाई पी जीरो इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। ये कहाँ से आया भैया? हम जानते हैं कि स्मॉल एन बराबर क्या होता है स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, और कैपिटल एन बराबर क्या होता है कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम, और यही मान हमने यहाँ पर रख दिया। तो पी जीरो माइनस पी एस बाई पी जीरो इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। इस तरीके से हमने इसको पलट लिया तो क्या आ गया आपका पी जीरो माइनस पी एस बटे पी जीरो इक्वल टू क्या है आपका स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू। ये आपका एक फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले पर अब आपको प्रश्न लगाने पड़ेंगे। हम लिखेंगे जहां स्मॉल डब्ल्यू विलय का ग्राम में भार, स्मॉल डब्ल्यू क्या है विलय का ग्राम में भार, स्मॉल एम क्या है विलय का अणुभार, और कैपिटल एम क्या है विलायक का अणुभार, और स्मॉल डब्ल्यू क्या है विलायक का ग्राम में भार है। ये तो रहा आपका राउल्ट के नियम द्वारा आवासशील पदार्थों के अणुभारों की गणना। इसी फार्मूले से करेंगे पी जीरो माइनस पी एस बाई पी जीरो इजकल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू। ये कैपिटल एम है कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू। आगे अब आपको हम बताते हैं इसी फार्मूले पर एक आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। एक आंकिक प्रश्न मान लीजिए इस तरीके से दिया गया है आपका एक आंकिक प्रश्न क्वेश्चन दिया गया है 18 ग्राम ग्लूकोज को, देखिए आंकिक प्रश्न 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 20 अंश सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प दाब 17.53 mm से घट करके 17.22 mm हो जाता है। mm दाब का एक मात्रक मान सकते हैं क्या होता है मिलीमीटर। 17.22 mm हो जाता है। ग्लूकोज के अणुभार की गणना कीजिए या ग्लूकोज का अणुभार निकालिए। फिर से देखिए कह रहे हैं 18 ग्राम ग्लूकोज को कहाँ घोला गया 100 ग्राम जल में, अर्थात ग्लूकोज विलेय पदार्थ है तो विलेय का ग्राम में भार स्मॉल डब्ल्यू बराबर 18 ग्राम। फिर 100 ग्राम जल में विलीन किया गया है, जल में घोला गया था, जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है विलायक होता है। विलायक होता है तो विलायक का ग्राम में भार कैपिटल डब्ल्यू बराबर 100 ग्राम। ठीक है। और फिर देखिए कह रहे हैं विलीन करने पर जल का वाष्प दाब अर्थात जल का वाष्प दाब अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी जीरो बराबर क्या 17.53 से घटकर अर्थात विलयन जब बन गया तो उसका वाष्प दाब घटकर अर्थात विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया 17.22 mm अर्थात पी एस बराबर 17.22 mm। ठीक है 17.53 mm और फिर 17.22 mm। फिर ग्लूकोज का अणुभार निकालना अर्थात विलेय पदार्थ का अणुभार निकालना है तो विलेय का अणुभार स्मॉल एम बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर कैपिटल एम बराबर कैपिटल एम विलायक का अणुभार। विलायक है क्या पदार्थ विलायक है आपका जल। देखिए H2O, H2O का अणुभार कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 2 तो 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। इस तरीके से जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा आपका 18। अब सब मान रख देंगे। वही फार्मूला कौन सा होगा हमने अभी भी बताया था ना P0 माइनस पी एस बाई पी जीरो इजकल टू स्मॉल एम अभी मैं बताया था स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू। ये फार्मूला अभी हमने बताया था पीछे क्या पी जीरो माइनस पी एस बाई पी जीरो माइनस पी एस बाई पी जीरो इजकल टू फिर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू। मान रख देंगे हम पी जीरो का मान हमें पता है 17.53, पी एस का मान हमें पता है माइनस 17.22 रखेंगे बटे फिर पी जीरो का मान हमें पता है 17.53 बराबर स्मॉल डब्ल्यू का मान हमें पता है 18 ग्राम, स्मॉल एम का मान हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क हमने लगाया, फिर कैपिटल एम का मान 18 फिर कैपिटल डब्ल्यू का मान 100
मान रख के हमने इसको यहाँ से घटा लिया, फिर डिवाइडेशन कर लिया। डिवाइडेशन करने के बाद यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद 324 आया। इस तरीके से यम इक्वल टू हम निकाल लेंगे 324/100 इंटू 0.0177। इसको सॉल्व किया हमने, आ गया आपका 180। अणुभार है तो अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता है भैया, अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता है। अब यहाँ पर हम वास्तव में निकाले क्या हैं, हम निकाले हैं यहाँ पर ग्लूकोज का अणुभार निकाले हैं, क्योंकि ग्लूकोज का अणुभार बराबर 100